नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं और एकदम जबरदस्त और शानदार हैं। तो आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो बच्चे जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम कर रहे हैं क्लास को शुरू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। राधे राधे। और सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। आजमगढ़ से भी बच्चे आ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया। देश के सभी कोनों से बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बड़ा ही प्यार और अपना विश्वास जताकर रखते हैं। तो आ जाएं प्यारे बच्चे, आपके इस प्यार और विश्वास को और बेहतरीन बनाने के लिए हम अपने सिलेबस को लेकर चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। तो भाई पिछली क्लास में हमने ब्लड वाले टॉपिक को खत्म करा है। आज मैं एक टॉपिक शुरू कर रही हूँ, कोशिका यानी कि सेल। तो सेल से आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स के बारे में बताया था और हमने कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है वो एक फ्लो चार्ट भी तैयार कर लिया था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इंदिरा ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी लिखवाए थे। और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, कौन सा सर्वग्राही। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं तो ये होता है हमारा ओ नेगेटिव। लेकिन यूनिवर्सल रेसिप्टर की बात की जाए सर्वग्राही की, तो ये होता है प्यारे बच्चों ए बी पॉजिटिव। तो ये बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी और सभी बच्चों के दिमाग में ये बातें बहुत अच्छे से फिट भी हो गई होंगी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। वॉइस तेज ही है बेटा। ठीक, चलो। yesterday वाली क्लास शो नहीं हो रही है? शो तो होनी चाहिए भाई, एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, चलो तो भाई आइए कोशिका को आज कर दिया जाए शुरू और बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे कोशिका के बारे में बच्चे चीजें। ठीक है, कोशिका। तो मैडम जी कोशिका क्या होती है, सेल जो है ये क्या होती है? तो प्यारे बच्चे आप अगर अपने चारों तरफ जितनी भी सजीव चीजों को देखोगे वो सारी की सारी बनी हुई होती हैं कोशिका से। तो अगर कोशिका नहीं होगी तो इस ब्रह्मांड में कोई भी सजीव चीज जन्म ही नहीं लेगी। तो इस ब्रह्मांड में जो भी सजीव जन्म लेते हैं या जो भी इस ब्रह्मांड में सजीव हैं उनको बनाने का काम कोशिका ही करती है। भाई जैसे हम सब अपने घर बनाते हैं ना, अब हम लोग अपने घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें ईंटों का होना है। ठीक है, सीमेंट नहीं होगा तो कोई नहीं, हम मिट्टी से ईंटों को अपने हाथ चीन लेंगे और घर बना लेंगे। लेकिन जरूरी सबसे ईंट होती है। तो अगर ईंट नहीं होगी तो हमारे घर का भी निर्माण नहीं होगा। वैसे ही अगर कोशिका नहीं होगी तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सजीवों का निर्माण नहीं होगा। तो कोशिका क्या होती है प्यारे बच्चे? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जब भी आपको पॉइंट लिखना हो तो आप लिखोगे कि कोशिका क्या है प्यारे बच्चे? सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई ये होती है भाई कोशिका। तो ये आपको पूछा जाता है कई बार, पहले ही प्रश्न आता था कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे कोशिका को कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। ठीक है, ऑफ लिविंग्स। तो भाई सजीव जो होते हैं उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है कोशिका। बात समझ में आई? फिर से एक बार समझेंगे। जैसे हम अपना घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटी चीज ईंट लगाते हैं। एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे हजारों ईंट हमारे घर बनाने में लग जाती हैं और पूरा घर तैयार हो जाता है। वैसे ही आपका शरीर, वैसे ही किसी भी सजीव का शरीर जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में जुड़ती जाती हैं और आपके पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमारे शरीर का या सजीवों के निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी इकाई है वही कोशिका होती है। तो भाई बात समझ में आया? ठीक है, न्यू चैप्टर है क्या मैम? हाँ जी प्यारे बच्चे, बिल्कुल न्यू चैप्टर है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने अभी शुरू में बताया ना आप लोगों को कि भाई हमने कल की क्लास में ब्लड कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और उसी के अंदर ब्लड हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारा नया टॉपिक है सेल यानी कोशिका। तो कोशिका क्या
याद कर सकते हो। तो डेफिनेशन तो आती नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को। तो भाई कोशिका को ही कहा जाता है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो ये भी लिख सकते हो कि सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो भाई आपको ऐसे पूछ ले कि कौन सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो आप लोग बताकर चलेंगे अगेन कोशिका। तो कोशिका को ही हम सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो लिख सकते हो आप लोग स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग्स। तो भाई ये भी एक डेफिनेशन बनती है कोशिकाओं की, कोशिका की। तो कोशिका क्या है, या तो कह दो कि भाई सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, या ये कह दो कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब मैम हमें ये दो शब्द समझ नहीं आ रहे, संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या है, ये समझाकर चलो। तो आओ एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक और समझाकर चलती हूँ। भाई मान लीजिए आप लोग हो, आप लोग सजीव हो ना, बोलोगे मैम हम बिल्कुल सजीव हैं ना। तो आपका शरीर जब बना था, तो आपके शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले बनी थी कोशिकाएं। ठीक है, तो भाई आपके शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में जुड़े, इन मॉलिक्यूल्स ने जुड़कर बनाई आपकी कोशिका, इन मॉलिक्यूल्स ने जुड़कर बनाई कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, और जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ गई, तो इन कोशिकाओं ने एक साथ जुड़कर बनाए टिश्यू यानी कि ऊतक। फिर इन कोशिकाओं ने एक साथ जुड़कर बनाए टिश्यू यानी कि ऊतक। और जब बहुत सारे ऊतक एक साथ मिल गए, तो भाई बन गया आप लोगों का ऊतक तंत्र, बन गया ऊतक तंत्र, यानी बहुत सारे ऊतक मिल गए और बन गया टिश्यू सिस्टम, आपका बन गया टिश्यू सिस्टम। और जब टिश्यू सिस्टम बन गया, तो टिश्यू सिस्टम ने मिलकर बनाने शुरू करे आपके ऑर्गन, टिश्यू सिस्टम ने मिलकर बनाने शुरू करे आप लोगों के ऑर्गन यानी कि अंग, यानी आपके शरीर के सारे अंग बनने शुरू हो गए। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी त्वचा, आपके आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सब बनने शुरू हो गए। अब जब आपके शरीर में आपके अंग बन गए, तो भैया बन गया फिर आपका ऑर्गन सिस्टम, फिर बन गया आपका ऑर्गन सिस्टम। भाई आप पढ़ते हो ना अलग अलग सिस्टम, जैसे मैंने आपको पढ़ाए, आपने पढ़ा श्वसन तंत्र, आपने पढ़ा कंकाल तंत्र, आपने पढ़ा परिसंचरण तंत्र, आपने पढ़ा पाचन तंत्र। तो ये तंत्र हैं अलग अलग आपके शरीर के, तो आपके ऑर्गन सिस्टम बन गए भाई फिर। यानी आपके लीवर ने आपका पाचन तंत्र बना दिया, आपके दिल ने आपका परिसंचरण तंत्र बना दिया, है ना। ऐसे करके आप सारे सिस्टम अपनी बॉडी के, आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम जो है वो तैयार हो गए, ऑर्गन सिस्टम बन गया, अंग तंत्र विकसित हो गया हमारे शरीर में, अंग तंत्र। और जैसे ही हमारा अंग तंत्र बन गया, तो भाई आपका पूरा शरीर फिर हो गया रेडी, फिर हमारा पूरा शरीर, फिर हमारी पूरी बॉडी हो गई रेडी। तो भाई अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके शरीर की संरचना बनाने का काम किसने करा, तो आप कहोगे मैम यहाँ पर मेन जो पार्ट निभाया है वो कोशिका ने। कोशिका अगर नहीं होती तो ऊतक नहीं बनते, ऊतक नहीं होते तो ऊतक तंत्र नहीं बनता, ऊतक तंत्र नहीं बनता तो हमारे अंग नहीं बनते, अंग नहीं बनते तो अंग सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, और फिर हमारा पूरा शरीर नहीं बनता। तो इस तरीके से हमारे पूरे शरीर की संरचना बनाने का जो काम किया है वो करा है कोशिका ने। ये कहानी बेसिकली यहाँ से शुरू होती है, कोशिका से। मॉलिक्यूल तो मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई कभी आप सोचो कि मैम कोशिका कैसे बनी थी, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो जुड़कर कोशिका बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बात शुरू होती है वो कोशिका से ही होती है। तो कोशिका ने क्या करा, आपके शरीर की संरचना को बनाने का काम करा। तो इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अगर कोशिका नहीं होती ना, तो इतना बड़ा ये जो पूरी मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बन ही नहीं पाता।
तो आपका पूरा शरीर बनाने का काम किसने करा है? कोशिका ने। तो इसीलिए कोशिका है आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी करा है कोशिका ने। अब बात आती है मैम क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, कार्य करने वाली। तो भाई प्यारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों के शरीर के सारे अंगों की बात करती हूँ, भाई आपकी बॉडी बन गई, आपका पूरा शरीर, आपके पूरे शरीर में आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका दिल है, आपके फेफड़े हैं, आपके शरीर में ग्रंथियां हैं, बहुत सारी आपके शरीर के अंदर क्या है? ऑर्गन है। और हर ऑर्गन अलग अलग काम करता है। तो हर ऑर्गन जो अलग अलग काम कर रहा है ना, वो ऑर्गन भी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। और उसके अंदर जो काम कर रही है ना, वो भी कोशिकाएं कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात करी आप लोगों के लीवर की प्यारे बच्चे, मैंने बात करी आप लोगों के यकृत की। तो आपका जो यकृत है ना, ये भी बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर बनाया है। आपके यकृत को बनाने का काम भी कोशिकाओं ने करा है। तो बहुत सारी कोशिका इकट्ठा हुई हैं, उन्होंने फिर आपके यकृत को बनाया है। तो कोशिका ने क्या करी? यकृत की संरचना बनाई भैया। यकृत को बनाने का काम, यकृत का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया? कोशिका ने। और जो यकृत आपका काम करता है, जो काम है आपके लीवर का, आपका लीवर पाचन का काम करता है, तो आपका लीवर का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन भी ये कोशिकाएं ही कर रही हैं। तो आपका लीवर जो अच्छे से काम कर रहा है, उसमें वो सारे काम कोशिकाएं ही कर रही हैं। जब आपका लीवर खराब होगा तो लीवर खराब नहीं होता, लीवर की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। तो लीवर को बनाने का काम भी कोशिकाओं ने करा और लीवर में काम भी कोशिकाएं ही कर रही हैं। तो इसीलिए कोशिका को ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि कोशिकाएं ही फंक्शन करती हैं और कोशिकाएं ही स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसीलिए कोशिका को कहा जाता है हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, भाई प्रशांत मैम, ब्लड ग्रुप्स में यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर नहीं बताया। अरे मेरे बच्चे, तुम कहाँ सोए रहते हो? मैंने नहीं बताया क्या? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताना। मैंने आज की क्लास में भी आपको बताया है ये बात कि कौन सा सर्वदाता है और कौन सा सर्वग्राही, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर आज भी बताए हैं। आज भी आपको ओरली बताए हैं और कल की क्लास में 2 बार बताई थी ये चीजें मैंने। जरा बताना क्या सारे बच्चे, इसका मतलब तुम क्लास को ध्यान से देखते ही नहीं हो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इतनी चीजों को इतनी बार बार एफर्ट करके मैं क्यों समझा रही हूँ, जब मैंने आपको स्पेशली बोर्ड पे भी कल लिखवाया है कि कौन सा रुधिर समूह सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। एक बार तो बोर्ड पे लिखवाया है और एक बार चार्ट बनाया था, उसमें समझाया था। भैया मैंने आपको बताई है ये बातें कल की क्लास में 2 बार, और तुम क्लास को ध्यान से देखते नहीं हो और फिर कहते हो मैम आपने ये नहीं बताया। तो प्रशांत मेरे बच्चे, एक बार क्लास को फिर से देखना, अगर आपको क्लास में ना मिले तब मुझे बताना, ठीक है? तो एक बार फिर से देखना किताब को, उसको, कल की क्लास को, मैंने लिखवाया है ये पॉइंट, ठीक है? और स्पेशली समझाया भी है चार्ट में कि ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले कौन से केस में आप सर्वदाता और सर्वग्राही बोलोगे। तो ये मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा, ठीक है? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए भाई। तो ये तो चीजें सीधी सीधी समझने वाली थी, कॉन्सेप्ट को समझाने की बात थी यहाँ तक। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। कभी भी पूछे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहां से प्रश्न बनेगा डायरेक्ट, कोशिका का अध्ययन। भाई कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ, आपको कभी भी पूछे स्टडी ऑफ सेल, तो भाई सेल के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है? तो ये पूछा जा सकता है आपको कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो साइटोलॉजी होता है कोशिका का अध्ययन। अब कोशिका के अध्ययन को ना आप एक नाम से और जानते हो, इसी को आप सेल बायोलॉजी भी कहते हो। सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान भी बोल सकते हैं और साइटोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो साइटोलॉजी ज्यादा आता है आपको एग्जाम में, लेकिन कई बार सेल बायोलॉजी भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो अगर साइटोलॉजी है तो सेल बायोलॉजी नहीं होगा, सेल बायोलॉजी है तो साइटोलॉजी नहीं होगा। तो याद रखना, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। आगे बात करेंगे कि मैम कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने करी थी? सबसे पहले जो कोशिका को डिस्कवर करा था वो किसने करा था? तो जब कोशिका की डिस्कवरी की बात चलती है, जब कोशिका की खोज की बात चलती है, तो भाई 2 चीजें आपको याद रखनी है।
कौन कौन सी कोशिका की खोज 2 बार हुई प्यारे बच्चे? एक बार तो मृत कोशिका खोजी गई और एक बार जीवित कोशिका खोजी गई। तो जब कोशिका की खोज आप पढ़ोगे ना, दोनों तरीके के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो कोशिका की खोज के बारे में 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो आपको पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज कब हुई? मृत कोशिका, बेटा पहले मृत कोशिका ही खोजी गई थी, ठीक है, डेड सेल। तो पहले डेड सेल खोजी गई थी, उसके बाद खोजी गई थी जीवित कोशिका। तो जब भी आपको पेपर में प्रश्न आए कि कोशिका की खोज किसने करी, सिंपल, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कोशिका की खोज किसने करी, तो आंसर करना रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन जब आपको पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने करी, तो तब भी आंसर करना रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी बेटा, ठीक है। तो याद रखना, कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका को खोजा था? मृत कोशिका को। कौन से सन में खोजा था? सन भी आता है बेटा यहाँ पर, 1665 में। तो सबसे पहले 1665 में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये पूछेगा कि कौन कहां पर करी थी, कैसे इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने? तो प्यारे बच्चे, एक पेड़ था ओक ट्री, ओक का एक पेड़ था, उस पेड़ की एक टहनी के अंदर इन्होंने मृत कोशिका को खोजा। भाई पेड़ भी तो सजीव होते हैं ना। अब जैसे आपके पेड़, आपने एक पेड़ को देखा, उस पेड़ पर टहनी लगी हुई है, उस टहनी पर पत्तियां फल फूल सब खिल रहे हैं, तो तब तक वो पत्ती सजीव है, वो टहनी सजीव है। लेकिन जैसे ही वो टहनी नीचे टूटकर गिर गई या आपने उसको काट दिया पेड़ से अलग, कुछ टाइम के लिए वो ऐसे ही पड़ी रही नीचे, तो जब आप उसको देखोगे तब उसमें आपको मृत कोशिकाएं दिखेंगी। जैसे कि हमारी बॉडी में भी होगा, अगर हम मर जाएं तो हमारी जो डेड बॉडी होगी ना, उसके अंदर जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अपने किसी भी ऑर्गन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वहां की कोशिकाएं हमें मृत नजर आएंगी। तो सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने प्यारे बच्चे, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका को खोजा था, तो मृत कोशिका को जब सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुक ने, किसमें खोजा था? ओक ट्री में। ओक ट्री, ये भी पूछा जाता है, कौन से पेड़ में? ओक ट्री में, ठीक है। ओक के पेड़ में खोजा था, ओक के वृक्ष में। सबसे पहले मृत कोशिका की जो खोज करी थी ओक वृक्ष में की, ठीक है। मृत कोशिका की खोज कब करी थी? ओक के वृक्ष में। एक सेकंड रुकना। अब सही आ रही है आवाज? बताओ। 1664 नहीं प्यारे बच्चे, 1665 में हुई थी, ठीक है, 1665 प्यारे बच्चे। आओ आगे बात करेंगे। अब इन्होंने क्या करा कि ओक का जो पेड़ था ना, उस ओक के पेड़ में, उस ओक के वृक्ष को इन्होंने, जब उस ओक के वृक्ष का छोटा सा एक पीस लिया, उसको क्या कहा? तो ओक के वृक्ष का एक छोटा सा टुकड़ा जो लिया था, उसको बोला गया कॉर्क। क्या बोला गया? कॉर्क। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका की खोज करी थी, वो किस वृक्ष में करी? तो वृक्ष का नाम था ओक ट्री। अब ओक ट्री के किस पार्ट में करी? तो कॉर्क में करी। कॉर्क क्या होता है? एक छोटा पीस होता है, छोटा टुकड़ा, ठीक है, छोटा टुकड़ा होता है प्यारे बच्चे, स्मॉल पीस। तो ओक ट्री का एक छोटा सा स्मॉल पीस इन्होंने लिया था, उसमें खोज करी थी किसकी प्यारे बच्चे? मृत कोशिका की। अब मैडम जी, अगर हम लोग बात करें कि जो मृत कोशिका में रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज करी थी ओक ट्री के अंदर, किसमें करी थी? कॉर्क में। तो कॉर्क कैसा दिखता है? तो प्यारे बच्चे, अगर हम कॉर्क की बात करते हैं, अगर हम कॉर्क की बात करते हैं, तो मान लो ये है कॉर्क, मान लो ये है कॉर्क, एक छोटा सा पीस, ठीक है, लकड़ी का एक छोटा सा पीस। तो जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क को अपने द्वारा बनाए माइक्रोस्कोप में रखकर देखा, तो उन्हें ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं नजर आई, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे कोई संरचनाएं नजर आई, ऐसे ऐसे करके भाई, ठीक है।
तो इन्हें और ओक, ये जो ओक पेड़ था इसके अंदर जो कॉर्क था या छोटा सा पीस लकड़ी का लिया, उसमें ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं नजर आई। तो इन संरचनाओं को क्या नाम दिया? इन संरचनाओं को बोला सैला। क्या बोला प्यारे बच्चे? सैला। और सैला करते करते बन गया बेटा सेल। सैला से ही बन गया कोशिका यानी कि सेल। तो इस प्रकार सबसे पहले कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, या मृत कोशिका की खोज का श्रेय सबसे पहले जाता है रॉबर्ट हुक को। तो रॉबर्ट हुक ने जब ओक ट्री की एक टहनी को तोड़ा, उसमें से एक लकड़ी का पीस निकाला जिसको कॉर्क नाम दिया गया। इस कॉर्क को जब झांक कर देखा माइक्रोस्कोप में तो ऐसे छोटे छोटे कमरे से नजर आए। ये कमरे कैसे दिख रहे थे? जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। भाई मधुमक्खी का छत्ता देखा है तुमने? मधुमक्खी का छत्ते के जैसे दिख रहे थे ये इन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता हो। हनी बी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था इन्होंने। हनी बी कॉम यानी मधुमक्खी का छत्ता सा नजर आ रहा था इनको। ये जो छोटे छोटे कमरे से बने आए नजर, तो इन छोटे छोटे कमरों को इन्होंने नाम दे दिया सैला। और सैला से ही बन गया फिर सेल, है ना? सैला से ही बन गया प्यारे बच्चे फिर सेल। समझ में आ गई बात? मैम हुक्स लो भी रॉबर्ट हुक का ही है क्या? हुक्स लो तो हाँ बेसिकली है तो इन्हीं का ही, लेकिन वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। तो समझ में आ गई बातें? आगे बढ़े तो सबसे पहले जीवित कोशिका का श्रेय रॉबर्ट हुक के पास है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर। ये जो कॉर्क है ना प्यारे बच्चे, कॉर्क, कॉर्क के अंदर सुबेरीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। तो मैं आपको लिख रही हूं यहीं पर, ठीक है? सुबेरीन नाम का पदार्थ, सुबेरीन, सुबेरीन नामक पदार्थ पाया जाता है इसके पास, ठीक है? नामक पदार्थ पाया जाता है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि भाई कॉर्क की जो कोशिकाएं हैं या ये जो कॉर्क होता है इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सुबेरीन नामक पदार्थ पाया जाता है इस कॉर्क के अंदर, ठीक है? सुबेरीन। तो यहां लिख रही हूं सुबेरीन, सुबेरीन मटेरियल। तो इसके अंदर पाया जाता है सुबेरीन नाम का एक पदार्थ। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े तो ये भी कई बार प्रश्न बना है कि कॉर्क कोशिकाओं के अंदर या कोर कोशिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है, ये क्या है? तो आप बताएंगे सुबेरीन बोलते हैं इसको। चले अब आगे की तरफ हम। तो हमने बात कर ली जीवित कोशिका, मृत कोशिका की। अब जो दूसरी कहानी है वो है भाई जीवित कोशिका की। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको सिर्फ एक फैक्ट बताया, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमने केवल बात करी है मृत कोशिका की। आ जाओ अब बात करते हैं जीवित कोशिका की, ठीक है? तो आपको कभी भी पूछे कि जीवित कोशिका जो है इसको किसने खोजा था, जीवित कोशिका, तो जब बात चलेगी जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की प्यारे बच्चे, तो हम लोग नाम लेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी ये आपको पूछे, जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, लिविंग सेल डिस्कवरी किसने करी थी, ये आप लोगों को पूछ ले। तो आप लोग बताएंगे कि जो जीवित कोशिका की खोज करी थी वो करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है? ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है? तो लिख लेना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने करी थी प्यारे बच्चे जीवित कोशिका की खोज, ठीक है? तो सबसे पहले 1665 में मृत कोशिका खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उसके बाद खोजी गई जीवित कोशिका 1674 में। किसने खोजी आप बताएंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है? इन्होंने ही, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज भी करी थी बेटा। इन्होंने क्या करा था? जीवाणु की खोज। इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी की थी, ठीक है? जीवाणु की खोज भी की। तो इन्होंने ही किसको डिस्कवर करा? बैक्टीरिया, ठीक है? तो बैक्टीरियल डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी बेटा। जो आपको ये भी प्रश्न बनता है पेपर में कि सबसे पहले जीवाणु को किसने खोजा था, तो ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका को खोजा और इन्होंने ही जीवाणु की खोज भी करी थी। और क्या क्या करा था इन्होंने? इन्होंने शुक्राणु कोशिका को भी खोजा था, ठीक है?
इन्होंने ही प्यारे बच्चे शुक्राणु कोशिका की खोज करी थी। शुक्राणु कोशिका की खोज, तो इन्होंने शुक्राणु कोशिका की खोज भी करी थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी खोज की बेटा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी खोज करी थी। स्पर्म सेल डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी। तो जो शुक्राणु बनते हैं लड़कों के अंदर, उनको भी इन्होंने खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और क्या करा था इन्होंने, और किसकी खोज करी थी, तो आप बताकर चलोगे कि प्रोटोजोआ जो शब्द है वो इन्होंने दिया था। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, या ऐसा लिख लो प्रोटोजोआ की खोज, ठीक है, इन्होंने करी थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोजोआ जो करी थी वो भी इन्होंने ही करी थी। प्रोटोजोआ होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम युग्लिना, सूक्ष्म जीव जो थे उनको भी इन्होंने ढूंढा था। और मैडम और किसकी खोज करी थी इन्होंने, तो भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही क्या करा था, आप बताओगे, आरबीसी की खोज। ठीक है, आरबीसी की खोज भी इन्होंने ही करी थी। आरबीसी, लाल रुधिर कोशिकाओं की खोज भी इन्होंने की थी बेटा। डिस्कवरी ऑफ आरबीसी पूछ ले तो इन्होंने आरबीसी को खोजा था, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी की खोज भी इन्होंने करी थी, ल्यूवेनहॉक ने। तो देखो कितनी सारी खोज इन्होंने करी। फिलहाल मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, इनमें से कुछ भी पूछेगा आप आंसर करेंगे ल्यूवेनहॉक। अब हम बात कर रहे थे कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ल्यूवेनहॉक ने। कब, 1674 में। इनके नाम को बस ल्यूवेनहॉक याद रख लेना काफी है। वैसे तो इनका पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, लेकिन आप ल्यूवेनहॉक याद रखोगे तो काफी होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मैम इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किस में करी थी। तो इस बात को लेकर बड़े सारे मतभेद है कि भाई जीवित कोशिका की खोज करी किसमें थी, इस बात को लेकर बड़े सारे मतभेद है। ठीक है भाई, मैम त्वचा पर पिंपल, बेटा मैंने ये भी कल आपको बताया था कि भैया आवाज नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए भैया। गोल्ड फर्स्ट मिलता है प्रोटोजोआ की और शब्द, हाँ बेटा मैंने कहा ना खोज, खोज किसने करी तो आप बता सकते हो, प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने ही करी थी। आगे बात करते हैं कि जो आप लोगों की त्वचा पर पिंपल निकलते हैं, आपकी त्वचा के अंदर से एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, उस पदार्थ को खाते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जब आपके इस पदार्थ को खाएंगे तो आपकी त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं, उसी से फिर पिंपल बन जाता है। ठीक है, सीबम, सीबम नाम का पदार्थ आपकी त्वचा से निकलता है, तो उसको खाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब उसको खाएंगे आपकी सेल को करेंगे डैमेज, तो सेल जब डैमेज होगी तो वहां पर लाल लाल रंग का एक उभार सा निकल आता है, वही होता है पिंपल। ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा फास्ट करा दे। ठीक है भैया, फास्ट करा देंगे हम, तो समझ में आए या ना आए हम फास्ट करा देंगे। आगे सुनो, अब आपको पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसमें करी थी, तो आप बताओगे तालाब में की थी, तालाब के पानी में। ठीक है, तालाब के पानी में, तालाब के पानी में स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, ठीक है, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा शैवाल में की थी। ठीक है, तो तालाब के पानी में एक शैवाल उगती है, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक शैवाल है, इस शैवाल में सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था ल्यूवेनहॉक ने। दूसरी बुक में लिखा होगा, कई कई बुक में लिखा होगा प्याज के छिलके में करी थी, कहीं लिखा होगा जीवाणु में करी थी, लेकिन जो आपको पेपर में एक बार प्रश्न बनाए तो वहां पर ये सही माना था, तालाब के पानी में स्पायरोगायरा शैवाल में करी थी। ठीक है, तो इन पोंड वाटर, पोंड वाटर, इन स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एल्गी, तो स्पायरोगायरा एल्गी थी, उसमें करी थी तालाब के पानी के अंदर। चल रहे हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर ये चीजें आप लोगों की समझ में आ चुकी हैं कि संसार किसने खोज करी कोशिका की, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इस संसार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, संसार में सबसे बड़ी कोशिका। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो भाई इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात की जाए, अगर बात करते हैं बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, बिगेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड,
तो भाई संसार में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की जो कोशिका होती है वो संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। तो लिखना ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सेल। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, फ्लाइट लेस पक्षी है, उड़ नहीं सकता ये भागता है बड़ी तेज, और इसका अंडा जो है वो 3-3 किलोग्राम का भी होता है इसका अंडा। तो इस शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका संसार में सबसे बड़ी कोशिका है। अगला पॉइंट भाई, संसार में सबसे छोटी कोशिका। अगला पॉइंट है संसार में सबसे छोटी कोशिका। तो इस संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो आप लोग बताएंगे एक जीवाणु की है। ठीक है, एक जीवाणु की है, एक बैक्टीरिया की सबसे छोटी कोशिका है इस संसार में। भाई जीवाणु ही सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। और कौन सा जीवाणु? तो भाई उस जीवाणु का नाम भी आपको पूछा जाता है। तो जीवाणु का नाम है माइको, आप लोग बताएंगे माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम। ठीक है, लिख लीजिएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम। तो ये है बैक्टीरिया का नाम, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम। हिंदी में भी लिख रही हूं यहां, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया का नाम है प्यारे बच्चों, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम, गैली स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम है प्यारे बच्चे। ठीक है, गैली स्पेक्ट्रम, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम, ये बैक्टीरिया का नाम है। और इसी बैक्टीरिया की कोशिका संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है। अब मैडम ये जो माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम है इसके बारे में हमें और पॉइंट्स भी बताओ कि इसके बारे में और क्या क्या है जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ। चलो भाई आ जाओ, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम, गैली स्पेक्ट्रम। तो भाई आपको ये सारी चीजें मैं बताकर चल रही हूं अब, और बड़े अच्छे से सुनते चलना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत से पॉइंट है जो आपको आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करती हूँ तो ये ना प्यारे बच्चे, जो माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्ट्रम होता है ये एक ऐसा जीवाणु है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती? तो लिख लीजिएगा यही है। तो लिखेंगे कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित बैक्टीरिया, कोशिका भित्ति रहित जीवाणु। तो भाई ये एक ऐसा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो लिख लीजिएगा लैक ऑफ सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है। मैम सेल वॉल क्या होती है? मान लो भाई ये एक बैक्टीरिया है ऐसे करके, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, तो इसके चारों तरफ एक एक भित्ति मिलती है तुम्हें, ऐसे 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 चारों तरफ एक भित्ति मिलेगी, इसी को कहते हैं हम सेल वॉल। तो आप जब भी किसी नॉर्मल बैक्टीरिया को देखोगे तो ऐसे वो एक भित्ति में बंद रहेगा, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके चारों तरफ कोई भित्ति आपको देखने को नहीं मिलती, ये केवल ऐसे रहेगा, इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भित्ति नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो। रशियन साइंटिस्ट कहे जाते हैं बेटा ये, रशियन। आओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बात करेंगे कि मैम जो माइकोप्लाज्मा जेली स्पेक्ट्रम है इसका और नाम क्या है? तो भाई प्यारे बच्चों इसके 3-4 नाम है जो आपको पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चे इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो लिखेंगे इसे PPLO, PPLO, PPLO भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग प्यारे बच्चे? इसे हम PPLO भी कहते हैं। तो ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज PPLO। मैम ये PPLO क्या है? तो PPLO की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए।
पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म होती है। यही यही हिंदी में रहेगी और यही इंग्लिश में रहेगी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको ना पीपीएलओ भी कहा जाता है। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो वहां पर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं दिया हुआ होता, वहां पे आपको ऑप्शन में दिया होता है पीपीएलओ। तो आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम और है। तो भैया पीपीएलओ भी इसी को कहते हैं, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ एमएलओ, तो इसी को हम एमएलओ भी कहते हैं बेटा। तो पीपीएलओ आ जाए या एमएलओ आ जाए, दोनों नाम इसी के हैं माइकोप्लाज्मा के। अच्छा मैम, एमएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो चलो यहां पर लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, इसे एमएलओ भी कहते हैं, एमएलओ भी कहते हैं। तो भाई ऑल्सो नोन एज एमएलओ, तो मैं पूरा सेंटेंस ना लिखकर सीधा यहाँ एमएलओ लिख देती हूँ। तो भाई इसी बैक्टीरिया को हम लोग एमएलओ के नाम से भी जानते हैं। अब एमएलओ की फुल फॉर्म क्या है, तो एमएलओ की फुल फॉर्म भी मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ। चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। भाई मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं और ये बैक्टीरिया भी बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी तुलना हम मॉलिक्यूल से कर देते हैं, अणु के समान जीव। हिंदी में अणु के समान, अणु के समान जीव बोलते हैं इसको। अणु जो बहुत छोटे पार्टिकल है इस संसार में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तुम लोग, तुमने पढ़े होंगे मॉलिक्यूल्स, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो ये बहुत छोटा है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है इसकी, इसीलिए इसकी जो तुलना है वो अणु से कर दी है, मॉलिक्यूल से कर दी है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखने हैं, जो आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात प्यारे बच्चे? यहाँ तो भाई बिल्कुल सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। तो आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने इतने पॉइंट्स थे जो कि हमने पढ़ लिए। भाई संसार में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में भी हम लोगों ने कर ली है बात। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट पॉइंट में लेकर आ रही हूँ। अब बात करेंगे मानव शरीर की, अब बात करेंगे आपके शरीर की प्यारे बच्चे। आपके शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की अब बात चली है, तो भाई लिख लीजिएगा ह्यूमन बॉडी। अब बात चली है हमारे शरीर की, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पूछ लेगा। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे छोटी कोशिका। मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जब हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट सेल की, तो यहाँ पर आजकल आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। या तो ऑप्शन में मिलेगा भाई शुक्राणु कोशिका, ठीक है, या तो ऑप्शन में मिलेगा शुक्राणु कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल, ठीक है, क्या होती है भाई? स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। या आजकल एनसीईआरटी में थोड़ा बदलाव हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा चेंज हुआ है, अपडेटेड हुई हैं, तो कुछ अपडेटेड चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या लिख सकते हो आप लोग? दूसरी चीज लिख सकते हो कि भाई सेरिब्रम की ग्रेनुलर सेल जो होती है, तो लिख लीजिएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम की, ठीक है, सेरिबेलम लिखना है इसको, सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग है। सेरिबेलम, सेरिबेलम की कणिका कोशिका, कणिका कोशिका। तो आजकल ना ये भी देखने को मिल रहा है हमें एनसीईआरटी की बुक में। तो सेरिबेलम हमारे दिमाग का एक भाग होता है बेटा, उस सेरिबेलम के अंदर कुछ कणिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो सबसे छोटी कोशिकाएं मानी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। तो आप कैसे करोगे पेपर में? पहले लिख लो इसको इंग्लिश में, फिर पेपर में बताऊंगी कैसे करोगे। पहले इसको इंग्लिश में लिख लो, तो लिख सकते हो ग्रैन्युलर, ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम, ऑफ सेरिबेलम।
तो सेरिबेलम जो होता है, इसकी ग्रैन्युलर सेल जो होती हैं, ये सबसे छोटी कोशिकाएं मानी जाती हैं। मैम पेपर में कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम पेपर में कैसे करेंगे? तो भैया पेपर में कैसे करना है, आप लोगों को या तो ऑप्शन में मिलेगा शुक्राणु कोशिका या ऑप्शन में मिलेगा ग्रैन्युलर सेल। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। जब भी पूछा जाएगा कि इस मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको दोनों में से कोई एक चीज ऑप्शन में दी जाएगी, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तो आपको जब दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो अपने आप ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। अगर केवल ये है ऑप्शन में तो इसको लगा कर आना, अगर केवल ये है ऑप्शन में तो फिर इसको लगा कर आना। दोनों कभी एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो मैम सही रहेगा ऑप्शन में, है ना? हाँ, तो दोनों आप एक साथ अब कभी भी आपको नहीं दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। आ जाओ आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, हमारे शरीर की बिगेस्ट सेल कौन सी है। तो भाई बिगेस्ट सेल की जब हम लोगों ने कर ली बात, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। कौन सी है भाई? अंडाणु कोशिका। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। ओवम सेल हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु कोशिका। ठीक है भाई, समझ में आ गई? मैम मैं कब से पढ़ रहा हूँ, कभी इनसे क्वेश्चन आए नहीं। प्यारे बच्चे, आपको अगर पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपके मजे ना आ जाएंगे, फिर तो आप उन्हें पढ़ कर जाओगे। हमें कुछ निश्चित नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। हमारे पास सिर्फ कुछ टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, और वो उस हद तक पढ़ने हैं कि कोई भी चीज उस टॉपिक से बन जाए, कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो वो छूटे ना। ये है हमारा मेन उद्देश्य। तो प्यारे बच्चे, अगर हमें ये पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं तो हम फिर उसी चीज को ना पढ़ लेते, या सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ना पढ़ लेते, फिर हम क्यों ये सारी चीजें पढ़े। तो भाई संभावना पूरी पूरी है कि कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आ जाओ आगे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं बने, ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में बने हुए हैं। ठीक है, आपके दिमाग में या आप तक वो नहीं पहुंचे हैं, ये बात अलग है। लेकिन कई जब भी कोई एग्जाम होते हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता है कि प्रश्न जो है यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इस बार बात हो रही है लॉन्गेस्ट सेल की। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स में बंद करके लिखवा रही हूँ शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल, हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो आप लोग बताओगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब बता दो, ये पेपर में कई बार मिला है तुम्हें प्रश्न कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो बताओगे नर्व सेल। नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, चलो आओ, अब आपको ये तंत्रिका कोशिका जो है ना, इसके बारे में एक पॉइंट भी लिख लेना है। तो जो हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका होती है ना, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है। तो हमारी जो नर्व सेल होती है, जिनको कई बार हम ब्रेन सेल के नाम से भी बोलते हैं, इन्हीं को कई बार हम मस्तिष्क कोशिका भी बोल देते हैं। तो तंत्रिका कोशिका को हम मस्तिष्क कोशिका भी बोल देते हैं। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती हैं या मस्तिष्क कोशिका होती हैं, इनकी पुनः जनन क्षमता, पुनः जनन क्षमता, ठीक है, सबसे कम होती है। पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है। ये भी पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सी कोशिकाओं की पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है। तो आप लोग बताएंगे कि हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या मस्तिष्क कोशिका, इनकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है। लेस रीजनरेशन पावर, ठीक है, लेस रीजनरेशन पावर होती है बेटा इनकी। यानी कि अगर ये एक बार डैमेज हो गई ना, अगर ये एक बार डैमेज हो गई तो भैया फिर दोबारा से रिपेयर नहीं होंगी। अगर ये एक बार क्षतिग्रस्त हो गई तो दोबारा से फिर नई नई बनेंगी। तो इन कोशिकाओं की पुनः जनन क्षमता सबसे कम होती है।
भाई आपने देखा होगा कि दिमाग से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो बहुत कम ठीक होती हैं। लकवा मार गया तो बहुत कम ठीक होगा। ब्रेन से संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो बहुत जल्दी से फिर ठीक नहीं होती है। तो इन कोशिकाओं की पुनर्जनन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को पूछे कि हमारी जो यकृत कोशिका होती है, हम लोगों का जो लीवर है उसकी जो कोशिका है, ठीक है, हिपैटिक सेल बोलते हैं लीवर की कोशिकाओं को, हिपैटिक सेल। तो हमारी जो यकृत की कोशिकाएं हैं यानी जो हमारी हिपैटिक सेल होती हैं, इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है ये आपको पता होना चाहिए। पुनर्जनन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो जो हमारी यकृत कोशिका हैं जिनको हम हिपैटिक सेल के नाम से भी जानते हैं, इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अगर हमारे लीवर की जो कोशिकाएं हैं ना वो 90% खराब हो गई हैं, तो जो 10% हमारे लीवर की कोशिकाएं बची है ना वही वापस से हमारा पूरा लीवर बना सकती हैं। तो इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो लिख सकते हो मोस्ट रीजनरेशन पावर, ठीक है, मोस्ट रीजनरेशन पावर। इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा होती है जो हमारा लीवर होता है या जो हिपैटिक सेल होती है, इनकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसकी सबसे ज्यादा किसकी आपको याद रखना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मैम पीपीएलओ का त्वचा किस में आती है। प्यारे बच्चे त्वचा तो हमारा एक अंग है, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। कभी भी पूछे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे बात करेंगे हम लोग। एक बच्चा बोल रहा है कि पीपीएलओ की हिंदी में फुल फॉर्म, तो बेटा हिंदी में भी यही आएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म तो यही आएगा आपको हिंदी में भी लिखा हुआ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ को भी हिंदी में इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। आ जाओ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैडम जी जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ये बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, या कोशिका के अंदर जो साइटोलॉजी है इसके पिताजी किसको कहा जाता है। तो आओ भाई नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर लिखवा देती हूँ। आपको पूछे कभी भी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता, ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता। तो जब भी आपको पूछे कोशिका विज्ञान के पिता तो आप बताकर चलना रॉबर्ट हुक, ठीक है, सेम कलर ना हो जाए इसीलिए लिख रही हूँ रॉबर्ट हुक। तो भाई सबसे पहले उन्होंने ही कोशिका को खोजा था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है कोशिका विज्ञान के पिता, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब आपको एक और प्रश्न आता है यहाँ से कि भाई रॉबर्ट हुक तो हो गई संसार में, पूरे संसार के कोशिका विज्ञान के पिता, लेकिन आपको पूछ ले भारत के अंदर जो इंडियन साइटोलॉजी है, भारतीय कोशिका विज्ञान है, उसके पिता कौन है, ये भी प्रश्न आता है। तो लिख लीजिएगा भाई भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी यानी इंडिया के अंदर इंडियन साइटोलॉजी। तो भारत के अंदर जो प्यारे बच्चे भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं वो कौन है, ये आपको पूछ ले। तो इंडिया में जब भी हम लोग बात करेंगे तो आप लोग बताकर आओगे ए के शर्मा, ए के शर्मा, ठीक है। तो ए के शर्मा यानी इनका पूरा नाम है अरुण कुमार शर्मा, ठीक है। तो इनको कहा जाता है अरुण कुमार शर्मा, इनको कहा जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, अरुण कुमार शर्मा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अरुण कुमार शर्मा जी हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता, जेसी बोस नहीं है, ठीक है। स्मॉल सेल में और लॉन्गेस्ट सेल में फीमेल या कैसे हुई ह्यूमन की है, समझ नहीं आया। स्मॉल सेल मेल में और लॉन्गेस्ट सेल, अच्छा भैया फीमेल और मेल
क्या ह्यूमन नहीं है, ये बताना जरा। अगर मैं अपने आप को कहूँ तो क्या मैं कुछ और हूँ, मैं चुड़ैल हूँ? मैं चुड़ैलों की कैटेगरी में आती हूँ, और जितने भी मर्द हैं, जितने भी मेल हैं, पुरुष हैं, वो ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। तो भैया मेल हो या फीमेल हो, आते तो ह्यूमन की कैटेगरी में ही है ना। हम सब ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, जितने भी बॉयज हैं वो भी ह्यूमन है, तो हम सब मानव की कैटेगरी में आते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी और बड़ी कोशिका पूछ रहा है, फीमेल और मेल की नहीं पूछ रहा। समझ में आ गई बात? ठीक है। एनटीपीसी, बिल्कुल एनटीपीसी का इसी से हो जाएगा बेटा, आपका एनटीपीसी का इसी से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये वाला पॉइंट भी आपको लिखना है। अच्छा, कई बार आपको एक और क्वेश्चन आता है कि जो रॉबर्ट हुक हैं, ये जो रॉबर्ट हुक हैं भाई, रॉबर्ट हुक, इनको क्यों कहा जाता है कोशिका विज्ञान के पिता? तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, एक किताब लिखी थी भाई। रॉबर्ट हुक की एक बुक थी, रॉबर्ट हुक ने किताब लिखी है। इनकी किताब का नाम है माइकोग्राफिया। ठीक है, माइकोग्राफिया। तो ये आपको पूछे कि माइकोग्राफिया पुस्तक किसकी है, माइकोग्राफिया। तो माइकोग्राफिया पुस्तक लिखी थी इन्होंने, तो माइकोग्राफिया पुस्तक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, वैसे ही हमारे जो ए के शर्मा है, भारतीय साइटोलॉजी के जो पिता हैं ए के शर्मा, इन्होंने क्या करा था? तो भाई ए के शर्मा यानी अरुण कुमार शर्मा जो हैं, इन्होंने क्या किया था? इनको क्यों कहा गया भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता? तो इन्होंने भी प्यारे बच्चे भारत में रहकर एक किताब लिखी थी, इनकी भी एक किताब थी, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? तो इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था द सेल। इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था द सेल। अब हिंदी में भी यही रहेगा और इंग्लिश में भी यही रहेगा, द सेल। तो ये भी करके आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, अभी बेटा कोई डेट नहीं है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स जो मैं लिखवाने वाली हूँ, जैसे कि अभी मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे कि मैम सेल थ्योरी के बारे में नहीं बताया। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आप अभी लिखना चाहते हो तो लिख लो प्यारे बच्चे। आपको पूछा जाता है कि जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी। आपको पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत। तो भाई कोशिका से संबंधित एक थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी। ये किसने दी थी? तो दो साइंटिस्ट ने दी थी, शिल्डेन एंड श्वान। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे, शिल्डेन एंड श्वान। तो शिल्डेन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी को दिया था। ये पूछा जाएगा आप लोगों को, तो बताओगे शिल्डेन और श्वान। ये वैज्ञानिक के नाम है बेटा। तो शिल्डेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी, तो आप बताओगे शिल्डेन एंड श्वान ने दी। तो कोशिक सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी इज प्रोपोंडेड बाय शिल्डेन एंड श्वान। तो लिख लीजिएगा, सेल थ्योरी जो है वो शिल्डेन और श्वान ने दी थी। ठीक है, अब इस सेल थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने, शिल्डेन एंड श्वान ने? तो प्यारे बच्चे ये चीजें नहीं पूछी जाती, बट आप सुन लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। सेल थ्योरी में शिल्डेन और श्वान ने बताया था कि जितने भी सजीव हैं उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या कहा कि सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोशिका से बना होता है। तो जितने भी सजीव है उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिविंग्स बॉडी मेड अप ऑफ सेल। तो सजीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये थी सेल थ्योरी। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया था इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में? इन्होंने बोला था जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे ही फिर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो इन्होंने बताया था पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं,
पुरानी कोशिकाएं नई कोशिका को जन्म देती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। भैया जो तुम्हारे शरीर में पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं से डिवाइड होकर बनती है नई कोशिकाएं। तो लिख लीजिएगा मदर सेल, पुरानी कोशिकाओं को बोलते हैं मदर सेल। मदर सेल ओरिजिनेट डॉटर सेल, डॉटर होती है पुरानी कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं। पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, तो नई कोशिकाएं जो होती हैं बेसिकली ये हो जाती है डॉटर सेल। ठीक है, ओरिजिनेट डॉटर सेल, डॉटर सेल। अब कैसे, तो मान लो ये एक कोशिका है, मान लो भाई ये एक कोशिका है प्यारे बच्चे, ठीक है, ये एक कोशिका है और ये है, इसके अंदर है केंद्रक, ये है इसके अंदर केंद्रक। तो जब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करेगी तो ऐसे करके इसके दो हिस्से हो जाएंगे और इससे दो नई कोशिकाएं जन्म ले लेंगी। तो ये बन गई आपकी दो नई कोशिकाएं। तो ये हो गई व्हाइट वाली आपकी मदर सेल, ये है आपकी पुरानी कोशिका। इसी ने अपने आप को विभाजित कर लिया और बन गई दो कोशिकाएं, और ये दोनों कोशिकाएं हो गई हैं डॉटर सेल यानी नई कोशिकाएं या पुत्री कोशिकाएं। अब आगे जाकर ये दोनों भी बड़ी हो जाएंगी और ऐसे ही सेम ये भी विभाजित होंगी, फिर ये भी पुत्री कोशिकाओं को जन्म देंगी, फिर आगे जाकर ऐसे, मतलब मान लीजिए अब ये दोनों क्या हुई, ये दोनों बड़ी हो गई, अब ये दोनों डिवाइड हो गई ऐसे करके, तो इसने दो कोशिकाओं को बना दिया ऐसे करके, इससे दो कोशिकाएं बन गई ऐसे करके। अब ये डिवाइड होंगी तो ये भी दो कोशिकाओं को बना देगी, ये डिवाइड होगी तो ये भी दो कोशिकाओं को बना देगी। तो कहने की बात है कि पुरानी कोशिका ने ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति की है ना? समझ में आ गई बात? चलें आगे, क्लियर? तो भाई रही बात यहाँ पर स्पेलिंग की, तो वो तो आप लोग तरह तरह की देखोगे, कई जगह ऐसी भी है, कई जगह जो है वो आपको ऐसी भी लिखी मिली हुई होती है, फिल्ड इन ऐसे भी लिखी हुई मिली होती है। आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ये कोई अंग्रेजी का पेपर नहीं है जहां आप स्पेलिंग करेक्शन करने बैठोगे। समझ में आ रही है ना बातें? ये कोई अंग्रेजी का पेपर नहीं है जहां स्पेलिंग करेक्शन करोगे ना। आपको पेपर में एक भी शब्द लिख कर आना है, आपको ऑप्शन लिखे मिलेंगे उन पर टिक कर कर आना है। और कई बुक्स में देखोगे तो स्पेलिंग ये है और कई बुक्स में देखोगे तो स्पेलिंग ये है। तो आपको तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को सही करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है हैं भाई? चलें अब आगे। चलो तो भाई इतनी चीजें हैं जो आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ी हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो शुरू करूंगी वो टाइप्स ऑफ सेल से शुरू करूंगी, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, और एक और चीज बताऊंगी आपको मैं कि भाई एक लाइन थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। रेडॉल्फ वर्च्यू के बारे में भी कल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो हर कोशिका का डिवीजन पीरियड अलग अलग होता है बेटा। हमारी जो प्रजनन कोशिकाएं हैं वो लगभग 24 घंटे में 72 घंटे में डिवाइड करती हैं। हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं लगभग ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे में डिवाइड हो जाएं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि 5 से 6 घंटे में भी डिवाइड हो सकती हैं। तो ये अलग अलग है हर कोशिका का डिवाइडिंग पीरियड। ठीक है, कल की क्लास की वीडियो नहीं आई तो मैं डलवा दूंगी अभी। ठीक है मैम, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, मैंने आज तक इतना अच्छा। प्यारे बच्चे धन्यवाद, मुन्ना जी धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई अब तक जितना पढ़ा ना समझ में जरूर आया होगा, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो अब तक अभी तक हमने जितने भी ये पॉइंट्स पढ़े हैं ये आपको जरूर चीजें समझ में आई होंगी और इस कदर समझ में आ गई होंगी कि आप आगे इनको भूलेंगे नहीं अगर आप चीजों को बिल्कुल समझते चलोगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज की क्लास में हमने कर लिए थे क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इन सब का आंसर करके आओगे प्यारे बच्चों। ठीक, अच्छा आगे हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में कि हमारे शरीर के अंदर जो मतलब शरीर के अंदर क्या जो हमारी कोशिकाएं हैं बेसिकली संसार में वो कितने प्रकार की होती हैं। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संसार में जो कोशिकाएं हैं ओवरऑल वो कितने प्रकार की हैं। तो 2 प्रकार की हैं, इनके बारे में कल हम बातें करेंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। मनीष जी शुक्रिया प्यारे बच्चे। पीयूष क्या होता है? पीयूष एक ग्रंथि है जो आपके दिमाग में होती है।
ठीक है, तो वो ग्रंथि वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलो तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और चीजों को पढ़ते रहो। ठीक है, बीच बीच में पूछ लिया करो। हाँ मैं पूछती तो रहती हूँ बेटा।